वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 41st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी? चार्ल्स डार्विन ने, एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी डॉक्टर रामदेव मिश्रा इससे रिलेटेड है। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इन्होंने 1956 में इसकी स्थापना की थी। इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो कौन है? इनका नाम फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। 42nd क्वेश्चन देखिए, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है, प्लासी की लड़ाई से पहले फेब 1757 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने किया था। देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन है, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु इनमें से बताना है कौन सी है, तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे बोलेंगे? कौन से एलॉय को बोलेंगे? तो यहाँ पर सोडियम, एंटीमनी और मरकरी कॉपर में से बताना है। अमलगम क्या होता है? ये एक तरह का एलॉय है और इसमें एक मेटल कौन सा होता है? मरकरी होता है, पारा होता है ऑप्शन डी। यहाँ पर ये ऑप्शन सी है ना कि डी है, ठीक है, सी करेक्ट होगा, मरकरी। 44th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है, उच्च मूल्य के लेन देन को समर्थन देने के लिए यूपीआई 123 पे की प्रति लेन देन सीमा ₹5000 से बढ़ा करके अब 10,000 कर दी गई है। सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 से 4 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई दारुसलाम और 4 से 5 सितंबर 2024 तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की है। थर्ड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5 के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई एक कथन गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा कथन क्यों गलत है? तो देखिए 11 सितंबर 2024 को ग्रामीण विकास विभाग के जो वित्त वर्ष है 2024-25 के लिए और यहाँ से 2028-29 तक टारगेट देख लीजिएगा कब से कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन ये PMGSY 4 है ना कि 5th है, ठीक है, 4th है। 45th क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा
1861 के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए जो एज थी वो 23 थी। सेकेंड है वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या था, 23 ईयर थी, फिर 22 वर्ष किया गया। और आपको पता होना चाहिए 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाई थी और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 46 क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है संसद के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी संसद के विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए जीएसटी के संबंधित प्रावधान पूछे गए हैं, इसमें कैसे इसको संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि संसद का विशेष बहुमत हो और राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और इसके साथ स्टेट्स का कंसेंट भी होना चाहिए। 47 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल में है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। सबसे पहले देखिए सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी में। 48 क्वेश्चन है अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है बलिया और ऑप्शन डी है बहराइच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बलिया में। तो ये खुद को गांधीवादी कहते थे चित्तू पांडे। अगस्त 1942 में इन्होंने संयुक्त प्रांत में बलिया नामक स्थान है, यहाँ पर सभी 10 पुलिस स्टेशनों पर उन्होंने कब्जा किया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 49 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक लिस्ट में ऑथर्स हैं, दूसरी उनकी फेमस बुक्स हैं। धनपाल, सर्वसेन, मयूर और पतंजलि की बतानी है। फेमस बुक्स में सूर्य शतक है, तिलक मंजरी है, महानंद है और हरि विजय है। धनपाल की देखिए तिलक मंजरी है, सर्वसेन की हरि विजय है, मयूर की सूर्य शतक है और पतंजलि की हो जाएगी महानंद। ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बी 2413। 50वां प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। सेकंड है अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक के हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। दोनों में से कौन से कथन करेक्ट होंगे? ऑप्शन देख करके बताएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 51 क्वेश्चन है किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदला गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 1978। तो 1976 में ये अधिनियम आया था, 1955 को व्यापक रूप से इसमें संशोधित किया गया, इसका नाम बदला गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। जो इसके दंडात्मक प्रावधान है, ठीक है, उनको और अधिक कठोर बना दिया जाए। इसलिए इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। 52nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जाता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सिंगार वेलु चेट्टियार हैं, कोंडा वेंकटप्पाया हैं, ए कालेश्वर राय हैं, टी प्रकाशम हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, इसमें सिंगार वेलु चेट्टियार नहीं थे। कोंडा वेंकटप्पाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन में आपको ये जरूर याद रखना है किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता रहे थे। 53rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो राज्य हैं। तो देखते हैं किसे कौन सा जीआई टैग मिला है। पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान का है, करेक्ट हो जाएगा। तेलिया रुमाल है, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है।
तांगलिया शाल है, ये गुजरात का है ना कि कर्नाटक का, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक है, उड़ीसा का है, याद रखिएगा। तो तंगालिया शाल कहाँ का है, ये गुजरात का है। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है 921 मीट्रिक टन है, ठीक है। एमपी में कार्बन स्टॉक है 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ में 605 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र में 365 मीट्रिक टन। यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है, 608 मीट्रिक टन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का कितना है, 505 मीट्रिक टन, ठीक है, 505 ना कि 605। महाराष्ट्र में 465 मीट्रिक टन है और अरुणाचल प्रदेश में 1021 मीट्रिक टन है, ठीक है। कार्बन स्टॉक से इस बार प्रश्न बन सकता है, इसलिए तैयार रखिए। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए मसाहत क्या होती थी, तो पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के बंदोबस्त को क्या बोलते थे, मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, सिकंदर लोदी हो, इन सभी ने इस पद्धति को अपनाया था। 56 क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था? माउंटबेटन, वेवेल, लिनलिथिगो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी वायसराय, इन 3 सदस्यों के साथ कोई भी वायसराय नहीं भेजा गया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो फरवरी 1946 में क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की गई थी। अब इस ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य में देख लीजिए कौन कौन थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत के राज्य सचिव थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और अलेक्जेंडर थे, जो नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड या फिर नौसेना मंत्री थे। इनके साथ और कोई वायसराय नहीं आया था, ठीक है। 57 क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें बताना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन कैप्चरिंग, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया जाता है, तो जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पेड़ पौधों के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है, और ये कार्बन, ये जो कैप्चर किया जाता है, ये ग्रीन कार्बन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। तो ये जो हैबियस कॉर्पस है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये रिट दी गई थी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिट से संबंधित मैंने क्लास कराई हुई है, आपने नहीं देखा है देख सकते हैं। 59 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे? ऑप्शन ए है 3 जून 1947 को, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1947 को या फिर ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1947 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? कनिष्क, अजातशत्रु, कलाशोक या फिर अशोक हैं? तो देखिए तीसरी बौद्ध संगीति परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, इस समय अशोक थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ याद रखनी है, पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और लास्ट वाली चौथी कुंडलवन में हुई थी। ध्यान ये रखना है फिर कौन कौन से पहले उसमें जो शासक हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु रहते हैं, दूसरी में कालाशोक रहते हैं और फिर इसमें अशोक रहते हैं और उसके बाद कनिष्क रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको याद रखना होगा। 61